नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने चल रहे हैं। ये कल से समाचार में छाया हुआ है। जब से ये समाचार में आया है, सोशल मीडिया पे भी बड़ा धूम मचा रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है ये न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही के डेटा जारी हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टर के डेटा मतलब कि डेटा बिटवीन मार्च टू जून, मार्च से जून के महीने के बीच में भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों ने क्या प्रदर्शन किया है, भारत के इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स ने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। इसमें हम सभी सेक्टर्स का डेटा लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का डेटा लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का डेटा लेते हैं और टर्शियरी सेक्टर का डेटा लेते हैं। आप जानते हैं कि जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे बेहतर माध्यम होता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को मापन करने का सबसे बेहतर सूचक है, जिसका आंकड़ा मार्च से जून के बीच का पब्लिश हुआ, जिसमें हमने देखा कि 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। 23.9% चली गई जीडीपी, नीचे चली गई जीडीपी। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो काफ़ी नीचे चला गया, मतलब कि लगभग 24% माइनस में चली गई। तो ये बहुत ही कष्टदायक संकेत है, ये बहुत ही खराब संकेत है, बहुत अशुभ संकेत है। और आने वाले दिनों में इसके और भी दूसरे प्रभाव आपके सामने दिखाई देंगे। जीडीपी का गिरना, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी एक्चुअल में होती क्या है। तो जीडीपी एक्चुअल में क्या होती है कि किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश की जियोग्राफिक टेरिटरी के अंदर एक वित्त वर्ष में कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी फिर से आप देख लें, जीडीपी क्या है? जीडीपी है जियोग्राफिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में कुल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। उसका मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहा जाता है। विद इन द जियोग्राफिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम फाइनली जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी गिरने का मतलब क्या समझेंगे आप? जीडीपी गिरने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी का परफॉर्मेंस है वो -24% है। मतलब कि ये इस रेट से नीचे चली गई है, इतने रेट से वो नीचे चली गई है। मतलब कि देश की कुल कमाई में कमी आ गई है, देश की कुल पैसे में कमी आ गई है। जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का स्तर है वो बहुत निम्न हो गया है। अब इसके निहितार्थ को हमें समझना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का गिर जाना वास्तव में किस तरह का संकेत दे रहा है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का गिर जाना न सिर्फ इस बात को बता रहा है कि आपका जीडीपी कम हुआ है, बल्कि वो एक विशियस साइकिल बनाएगा, वो एक दुष्चक्र बनाएगा, जिसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। दरअसल इकोनॉमी का एक नेचर होता है कि वो अगर कुछ भी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी इकोनॉमी में तो वो भी एक साइकिल क्रिएट करेगा, और कुछ भी निगेटिविटी क्रिएट होगी इकोनॉमी में तो वो भी एक साइकिल क्रिएट करेगा। तो अगर हम इस साइकिल को समझने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि देश कितने खतरनाक रिसेशन की ओर जा रहा है और किस तरह की मंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अभी भी हमें ज़रूरत है, अभी बहुत आवश्यकता है कि हम इसके लिए कोई ऐसी नीति बनाएं जिससे हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। और वो नीति बरगलाने वाली नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिसी कुछ भी बोल देने वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इमोशनल बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम लोग बहुत ख़राब स्थिति में जा रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ कोरोना की वजह से हुआ है तो आपकी जानकारी अधूरी है। अगर आपको लगता है कि कोरोना की वजह से हुआ है तो आप कृपया इन आंकड़ों पर भी ध्यान दे लें। 2015-16 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो रही है वो रही है 8%। ध्यान से समझिएगा इस बात को, 8% रही है। फिर 2016-17 में
ये नॉमिनल ग्रोथ हुआ इसमें और 8.2% रही है। 2016-17 में थोड़ी ग्रोथ हुई उसमें और वो ग्रोथ रेट 8.2% रही है जीडीपी। 2017-18 में अब आप देखिएगा कि 2017-18 में ये रह गई 7.2%, 1% का सीधे एक साल में गिरावट आपने देखी। फिर आप 2018-19 में ये घट के रह गई 6.1%, और फिर 2019-20 में ये 4.2% रह गई। 2019-20 में ये 4.2% रह गई, और 2020-21 के पहले क्वार्टर के डेटा कह रहे हैं कि -24% है, -23.9% है। तो आप देखिए, और इसकी अंतिम तिमाही तक जाते जाते 3.1% रह गई थी। अंतिम तिमाही का मतलब जनवरी से मार्च के बीच में, तब तो पैंडेमिक नहीं था, तब किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। 2005 में हमारे पास जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की, हम देख रहे हैं कि 2020 के जनवरी तक आते आते वो 3.1% रह गई। मतलब कि 5 सालों में हमने जीडीपी ग्रोथ रेट को आधा कर दिया है, और 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हुआ है। इसमें ना तो कोई कोरोना था, ना कोई आपने वॉर लड़ा, ना किसी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय ना कोई इंटरनेशनल इन्वेजन हुआ आप पे, किसी तरह का ना तो कोई आक्रमण हुआ, ना कोई इमरजेंसी हुई, ना कोई रिसेशन का दौर चल रहा था। ये सब कुछ हमारी गलत नीतियों का परिणाम था। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हमने, जिससे बहुत सारी तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। मैं उन सारी समस्याओं पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अलग अलग तरह के मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। अभी हम आपको जीडीपी के साथ एसोसिएट रखना चाहते हैं बस। आप ये आंकड़े के आधार पे आप ये देख सकते हैं कि 2015 से 2020 के बीच में किस तरह से ग्रेजुअली डाउनफॉल हुआ है जीडीपी का, और आज हम कहाँ पे पहुँच गए हैं जीडीपी के इस विकास दर में। और देखिए इसका परिणाम क्या होगा, आप ये समझिए कि जीडीपी गिर रही है तो सिर्फ ये इतनी सी ही बात नहीं है, पूरी इकोनॉमी को नीचे कर देगी। ये सभी क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। देखिए कैसे प्रभाव डालेगी, ये एक विशियस साइकिल बनाएगा, एक दुष्चक्र बनाएगा। और ये दुष्चक्र कैसे काम करता है जरा आप समझिएगा। देखिए, अगर आपके देश का राष्ट्रीय आय कम है, अगर आपके देश में राष्ट्रीय आय कम है, तो वैसी स्थिति में आपके देश में प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। इंडिया जैसे कंट्री में, या जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया ही नहीं, लेकिन इंडिया चूँकि पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर हम जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। अभी आप देखिए, जीडीपी नो डाउट एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए, लेकिन उससे भी बेहतर इंडिकेटर क्या होता है, उससे भी बेस्ट इंडिकेटर होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई परिवार है जिसमें 10 लोग हैं, और 10 लोगों की उस फैमिली में कुल इनकम 50,000 रुपये आती है, और कोई एक परिवार है जिसमें 3 लोग हैं और उसकी इनकम 25,000 है, तो देखिए जिस परिवार में 3 लोग हैं और इनकम 25,000 है, उसका जीडीपी तो कम है, क्योंकि जीडीपी तो इसका ज़्यादा है, इसके पास 50,000 रुपये आ रहे हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम इसकी कितनी होगी, 5,000 होगी, और इसकी कितनी होगी, 8,000 से ज़्यादा होगी। तो प्रति व्यक्ति आय के जीवन शैली किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, कौन बेहतर जीवन यापन कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये वाला परिवार ज़्यादा बेहतर जीवन यापन कर रहा होगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके पास ग्रॉस अमाउंट कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास पर कैपिटा कितना है। मतलब कि ग्रॉस अमाउंट कितना है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है आपके कंट्री में। तो अगर हमारा जीडीपी डाउन करेगा, हमारा जीडीपी गिरेगा, और हम पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम हमको कैसे मिला था, पर कैपिटा इनकम हमको मिला था पॉपुलेशन को, हमने जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो हमको पर कैपिटा इनकम मिला। तो अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम नीचे जा रहा है। इन अनदर वर्ड वी कैन से कि पर कैपिटा इनकम भी तो नीचे जाएगा, जब जीडीपी नीचे जाएगी तो पर कैपिटा इनकम जाएगा। अब बात समझिए कि हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम आती है, जो प्रति व्यक्ति आय आती है, ये क्या करते हैं, इसका हम 2 काम करते हैं इससे।
एक तो अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें हम खर्च करते हैं। हमको ज़िंदा रहने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ हम खर्च करते हैं। और जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसको हम सेविंग करते हैं। ये सेविंग हमारी क्या करती है, ये नेशन बिल्डिंग में काम करती है, नेशन में कैपिटल के रूप में काम करती है। तो अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी तो हमें जीवन यापन पे तो खर्च करना ही पड़ेगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो कहे कि भाई हम चाहे मर जाएं खाने बिना लेकिन हम सेविंग जरूर करेंगे। ऐसे लोग नहीं होते, और ऐसे होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो जीवन यापन पे हम पहले खर्च करेंगे। जब हमारी पर कैपिटा इनकम कम होगी तो बहुत ऑब्वियस है कि जो हमारा रेशियो है कॉस्ट ऑफ लिविंग और सेविंग का, वो बिगड़ जाएगा। हमारा ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होने लगेगा, परसेंटेज ऑफ मनी कहाँ खर्च होने लगेगा, वो खर्च होने लगेगा जीवन यापन पर। और जब जीवन यापन पर हम ज़्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे तो हमारी सेविंग गिर जाएगी, हमारी बचत गिर जाएगी। और जब बचत गिर जाएगी तो बचत क्या करती है, जो आपकी बचत है वो देखिए कैसे कैपिटलाइज होती है। आप सेविंग करते हैं तो आप जाके बैंक में जमा करते हैं, बैंक में जो पैसा आपने जमा किया है उससे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। आप जो भी हैं, मिस्टर ए हैं, आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाए तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, और बैंक इसको किसी XYZ नाम के व्यक्ति को लोन देगा और उस लोन पे ये इंटरेस्ट लेगा। तो इसको भी इनकम हो रही है। XYZ जिसने लिया है ये क्या करेगा, इस पैसे को, ये इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मेकिंग करेगा। तो देखिए आपकी बचत नेशन बिल्डिंग में कैसे यूज हो रही है। आपकी बचत आपको बेनिफिट दे रही है, बैंक को बेनिफिट दे रही है, मिस्टर एक्स को बेनिफिट दे रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ के प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो चाहे वो सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, तो इकोनॉमी बूम करती है, इकोनॉमी आगे जाती है। जब हमारी सेविंग बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं। बैंक जितना पैसा आप जमा करते हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम कैपिटलाइज करता है, उसको लगभग 8 गुना कैपिटलाइज करता है। मतलब कि अगर आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया है तो वो लगभग 40,000 रुपये के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट होता है, इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है। तो अगर हमारी सेविंग लो है, हमारी जीडीपी लो हो रही है, बहुत तेज़ी से लो हो रही है, जिस रेट से जीडीपी लो होगी पर कैपिटा इनकम लो होगा, सेविंग लो होगा। सेविंग लो होगा तो क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम हो जाएगी। जो हमारी पूंजी निर्माण की दर होती है वो कम हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, पूंजी कम हो जाएगी। और जब पूंजी कम होगी, किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल कम होगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट जिस इकोनॉमी में नहीं होता है वहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन का बहुत गहरा रिलेशन है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो पर कैपिटा जीडीपी फिर से कम रहेगी। तो ये क्या करेगा, एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बना लेगा। और यही कारण होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो देखिए ना, अब इन्वेस्टमेंट को अगर हम पकड़ लें, केवल इन्वेस्टमेंट को पकड़ लें, तो ये क्या क्या बढ़ाता है। इधर तो आपने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है ना, ये पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ाता है, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, कितना सारा काम करता है। तो इनमें से सारी चीज़ें डाउनवर्ड मूव करने लगेंगी अगर इकोनॉमी में हम जीडीपी को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें डाउनवर्ड मूव करी जिसके कारण से जीडीपी डिप गया। तो अगर हम इस सिचुएशन को नहीं रोक पाएंगे और इस स्थिति को नहीं ओवरकम कर पाएंगे तो सिचुएशन और भी वर्स्ट होने जा रही है। स्थिति एक्चुअल में इससे भी खराब है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं अगर उन पर हम ध्यान दें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअल सिचुएशन इससे भी खराब है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हैं वो मार्च से जून के हैं और अभी 2 महीने हम और बिता चुके हैं। अभी जब सेकेंड क्वार्टर के डेटा आएंगे, मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर के जब डेटा आएंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ी हैं। हालांकि बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी खोला सरकार ने इसी सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन देखिए सिचुएशन क्या होती है वो आगे दिखाई देगा। सेकेंड क्वार्टर में हमको रियल डेटा मिलेगा तो हमको थोड़ा समझ में आएगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। दूसरी बात यह है कि जीडीपी के कैलकुलेशन में असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है।
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका बहुत सफिशिएंट डेटा हमको नहीं मिल पाता है। वहाँ बहुत सारा कुछ अनुमानों के आधार पे चलाया जाता है। और ये जो टाइम चल रहा है, जो कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस पीरियड में सबसे बुरी तरह से जो सेक्टर प्रभावित हुआ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर क्या प्रभाव आएगा और उसके डेटा अगर हमको मिल जाते तो हम क्या समझ पाते कि जीडीपी की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो थोड़ा हमें लगता है कि स्थिति इससे ज़्यादा खतरनाक सामने आती अगर हमें उसके डेटा भी मिल जाते। जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में तो कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो पूरा का पूरा जो है, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत कम हिस्सा उसका ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ के डेटा हमारे पास नहीं है। जो पैंडमिक चल रहा है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो ये थोड़ा सा स्थिति बहुत ख़राब है। कुल मिला के हम एक गहरे रिसेशन की ओर जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी से कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया तो स्थिति बहुत ही ख़राब होने जा रही है। और ये हार्वर्ड वर्सेज हार्ड वर्क का आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो आप भी इन सब बातों को समझें और इसके हिसाब से तय करें कि एक्चुअल में देश में क्या चल रहा है, राष्ट्र में क्या चल रहा है, और देश के जो भी झंडा बरदार हैं, देश के जो भी नेतृत्वकर्ता हैं, जो सरकार हैं, जिनके पास संसाधन है, ताकत है, पावर है, उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। ये कोरोना का जो आपको बात बताई जा रही है कि कोरोना एक्चुअल में जिम्मेदार है इस सारे डाउनफॉल के लिए, तो आप इस डेटा को देख सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। और आपको दिख रहा है कि 2015 से 20 के बीच में ग्रोथ रेट 8% से 3.1% पे हो गई है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है और इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी कोई सा भी कदम उठाना चाहिए और इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थशास्त्र में ये बात तो हम लोगों ने कर ली। अर्थव्यवस्था में देश के आर्थिक पैरामीटर पर, देश के आर्थिक पटल पर इस समय एक बात और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में है। वो बात भी देश को एक खतरनाक सिचुएशन की ओर लेके जा रही है। वो बात है जीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई। जीएसटी हमारे यहाँ एक टैक्स है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप इसका ले लीजिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, जो कि जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेज को मिला लिया गया था। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेज कौन कौन से मिलाए गए थे इसमें? स्टेट और यूनियन दोनों के इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें मिलाया गया था। और भारत सरकार के द्वारा उस टाइम पे नारा दिया गया था कि वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स कहकर, और ये इस तरह की बात कह के, हालांकि वन नेशन वन टैक्स जैसी कोई बात है नहीं, अभी भी ये बातें कह दी जाती हैं ताकि कहने सुनने में थोड़ा इमोशनल लगें, और इमोशनल बातें हमें जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती हैं और इमोशन में आके हम किसी भी गलती को माफ़ कर देते हैं। एक्चुअल में गलती दिखाई नहीं देती, जब हम इमोशन में होते हैं तो गलती दिखाई नहीं देती। जैसे हमें अपने बच्चों की गलतियां नहीं दिखाई देती, क्यों? हम इमोशन में होते हैं। ऐसे हमें सरकार की गलतियां नहीं दिखाई देती क्योंकि हम इमोशन में रहते हैं। हमें रेशनल होना होगा और हमें सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार की हर बात मानते हैं। सरकार कहती है थाली बजाओ लोटा बजाओ तो बजाते हैं, तो हमारे सवालों का भी आप जवाब दीजिए, है ना। तो खैर मुद्दा ये रहा कि जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ये सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया गया, जिसमें स्टेट के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया और यूनियन के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया। ये एक प्रकार का डेस्टिनेशन टैक्स है, जिसके कारण से यूनियन को कोई लॉस नहीं होता है ज़्यादा, है ना, वन टैक्स वन नेशन करने से। लेकिन स्टेट को लॉस हुआ, तो स्टेट्स ने इसका विरोध किया कि भाई हमारे बहुत सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं जो अब एक टैक्स में मर्ज हो जाने से हमारे इनकम के सोर्सेज गिर जाएंगे। तो उनकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इनसे ये वादा किया गया था कि 2015-16 के वर्ष को हम आधार मानेंगे। 2015-16 के वर्ष को आधार मानते हुए हम आपके जीडीपी, आपके जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे
और जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे, उसकी भरपाई हम कर देंगे। और उसके लिए एक कंपनसेशन फंड भी बनाया गया, जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया गया, और उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, है ना। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस के माध्यम से एक फंड बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी कंपनसेशन फंड, या उसको आप कह सकते हैं जीएसटी कंपनसेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, जीएसटी मुआवजा कोष, है ना। तो जीएसटी मुआवजा कोष बनाया गया और इसमें से पैसे को ये कहा गया कि हम आपको हर 2 महीने पर आपको हम टैक्स वापस करते रहेंगे। हर 2 महीने पर आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको हम आपको देते रहेंगे, और इसमें हम प्रतिवर्ष 14% की ग्रोथ रेट को भी कंसीडर करेंगे कि आपको जो टैक्स 2015-16 में मिला है इनडायरेक्ट टैक्स, जिन टैक्सेस को हमने जीएसटी में मर्ज किया है और वो स्टेट द्वारा अगर लगाए जा रहे थे, तो स्टेट को उन टैक्सेस को मर्ज करने से जो भी लॉस हुआ है उसको हम भरपाई करेंगे। और कौन से साल को आधार मानेंगे, आपके कौन से टैक्स कलेक्शन को आधार मानेंगे, देन आंसर है 2015-16। 2015-16 में आपने जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया होगा उन टैक्सेस के माध्यम से उसको आधार मानकर 14% की ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए कि आप अगले साल 14% और बढ़ा ले जाते, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, प्रत्येक 2 माह पर आपको कंपनसेशन देते रहेंगे, आपको मुआवजा देते रहेंगे। ये भैया तय हुआ था। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ घोषणाएं जो होती हैं और उनकी वास्तविकता जो होती है उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ तो कागज़ों पे हुआ था, व्यवस्था सही थी, चल रहा था, लेकिन इधर बीच वो सरकार जो लगातार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है ना, एक शब्द ये सरकार 2014 से बोलती आ रही है, उसको भी आप समझ लें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप ध्यान में रखें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कहता है कि पूरा भारत एक यूनिट बन के काम करे, और उसमें किसी तरह से अगर हमारा कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, अगर हम किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से संदर्भित हैं और जो केंद्र में सरकार है वो किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से संदर्भित है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो हमें जब हम सरकार में आ जाते हैं तो हम विचारधारा के पोषक नहीं रह जाते, हम संविधान के पोषक हो जाते हैं। हम संविधान से अपने गाइडलाइन को पाते हैं, ना कि किसी विशिष्ट विचारधारा से। और वर्तमान समय की सरकार में और पीछे की सरकारों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो विचारधारा से पोषित होकर सरकार चलाती है, ना कि संविधान से प्रेरित होकर सरकार चलाती है, जिसके कारण से कई जगहों पर लगता है कि वो संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता हो जाता है। ऐसा कई बार आपको देखने में लगेगा। तो कोऑपरेटिव फेडरेशन एक तरफ की बात है, कोऑपरेटिव फेडरेशन, और एक तरफ देखिए आपकी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी सरकार मुआवजा देने में हिलाहवाली कर रही है। सरकार कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है फंड जनरेट करने का जहां से हम आपको पैसे दे पाएँ। तो अगर आप इस बात को भी ध्यान में रखें, और पीछे हम लोगों ने जीडीपी के डिप होने की बात करी, तो आपको एक ओवरऑल सीन क्या बन रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जीएसटी का मुआवजा दे पाएँ आपको, तो आप जो है क्रेडिट ले लो आरबीआई से, 97,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट ले लो। ये 2.35 लाख करोड़ रुपए इनके ड्यू हैं, 2.35 लाख करोड़ रुपए इनके ड्यू हैं राज्यों पर, जो ये दे नहीं पाए हैं अभी तक, और जो इनको दे देना चाहिए था। और अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जीएसटी के सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए काउंसिल बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल, जिसका चेयरमैन होता है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका चेयरमैन होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप लोग ऋण लो आरबीआई से, है ना, और अपना काम चलाओ। तो ये सिचुएशन भी एक है। आप जो है इस सिचुएशन को आप उस जीडीपी के डिप के साथ भी कनेक्ट करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में स्थिति बहुत ही भयावह है। और अगर इन सब चीज़ों के साथ साथ आप बेरोजगारी को भी कंसीडर कर लें कि बहुत आप आंकड़े कह रहे हैं कि आप इस समय दशकों की बेरोजगारी के दर में है, दशकों पहले ऐसी बेरोजगारी नहीं हुआ करती थी, तो आप ये भी इसी के साथ साथ कनेक्ट कर लें, तो आपको ये समझ में आएगा कि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था कितनी विपन्न अवस्था में चली गई है
कितनी ख़राब सिचुएशन में चली गई है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और इसका कारण सिर्फ ये है कि हमने बहुत रिलैक्टेंट अप्रोच अपनाया, कि जो हो रहा है उसको होने दिया टाइप से अप्रोच अपनाया। जो चीज़ें देश के बड़े इकोनॉमिस्ट के द्वारा टारगेट भी की गई कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, जैसे बहुत सारे बहुत सारे हमने ऐसे रिफॉर्म ले आए इस बीच में, जो हम 2015 से 2020 के बीच की बात कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए इकोनॉमी में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इकोनॉमी में इतनी गति से करने से इकोनॉमी को डिफ होना ही था, इतनी गति से। आप ऐसे समझो कि आपके दोनों पैरों में अगर तकलीफ़ हो, आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करिएगा? दिक्कत हो जाएगी आपको चलने में। तो आपका जब एक पैर थोड़ा कमज़ोर है तभी उसको ठीक करवा लीजिए ना, कि आप वेट करेंगे नहीं, अभी तो एक पैर से चल ले रहे हैं हम, अभी तो चलने दो। फिर जब दूसरा पैर भी खराब हो गया तब आप बेड पे आ गए, तो वही सिचुएशन हो गई। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पे हमने ऐसे ऐसे चीज़ें करी इकोनॉमी के क्षेत्र में जो अभी ज़्यादा घातक हो गई, जो उनका कुमुलेटिव इफेक्ट जो आया वो पूरी इकोनॉमी को बहुत ही नुकसानदेह सिचुएशन में ले गया। और अगर आप किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात इस टाइम पे कर लें, चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे कैपिटल फ्लो हो, आप देखिए जिस रेट से बैंक ऋण दिया करते थे आज उस रेट से नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसके कारण। आप पहले जो है बैंक खुद तय करता था कि उसको किसी को डिफ़ॉल्टर घोषित करना है कि नहीं घोषित करना है, किसी अमाउंट को राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है। अब सरकार तय करती है कि राइट ऑफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सरकार के मंत्रालय जिसके लोन को राइट ऑफ करने का आदेश दे देंगे, बैंक उसको राइट ऑफ कर देगा। बैंक अपना एनपीए कैसे मैनेज करेगा वो उसका सरदर्द है। तो बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए, डिसइन्वेस्टमेंट, पैसे का ना होना, रोजगार का ना होना, उत्पादन स्तर का नीचे जाना, मांग का कम होना, कोई एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है जिसको आप कह सकें कि हाँ ये पॉजिटिवली मूव कर रहा है और अपने जो भी फ्रिंज एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ ही आगे बढ़ा सकता है। कुछ भी अगर पॉजिटिव है तो वो ये है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी स्थिति थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये रिस्पेक्टिवली बेहतर है, बेहतर नहीं कह सकते। ये जो है तुलनात्मक रूप से बेहतर है। जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति अच्छी है, अदरवाइज उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। जो वादे किए गए थे किसानों की आय को दुगुना करना, वो सब कहीं कोने में पड़े रह गए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, वो सब कहीं कोने में पड़े रह गए, कुछ भी नहीं हो पाया। इवन कि अगर आप आंकड़े उठा के देखिएगा तो लगातार गिरावट आई है एमएसपी में और किसानों की आय में। तो ये इकॉनमी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि स्थिति बहुत ख़राब है इकॉनमी की, इसलिए बहुत जल्दी एक मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे सरकार को, और वो बहुत जल्दी से कोई निर्णय लेकर इस सारी सिचुएशंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है उस पर काम करें। मैं जानता हूँ कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही होगी। नमस्कार।